दोस्तों, ज्ञानी जैल सिंह ने ही सुझाव दिया था संजय गांधी को जनरल सिंह भिंडरावाले के बारे में, और यहाँ पर जनरल सिंह भिंडरावाले को मोहरा बनाती है कौन? कांग्रेस। लेकिन किस लिए बनाती है, क्यों बनाती है, और इनके बीच क्या संबंध होता है? जनरल सिंह भिंडरावाले क्यों इनका पूरा साथ देते हैं, चुनाव में इनका प्रचार प्रसार करते हैं, इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खालिस्तानी आंदोलन और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को जानेंगे। तो ये खालिस्तानी आंदोलन का एक बहुत ही सटीक और प्रामाणिक वीडियो होगा, और यहाँ पर हम ए से लेकर जेड तक जितनी भी बातें हैं, जितने भी घटनाक्रम हैं, जितने भी घटनाएं हैं, उन सबको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सब कुछ मैं सटीकता और प्रामाणिकता के साथ ही बताने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग और बताते हैं उनकी बातों में बहुत ज़्यादा सटीकता और प्रामाणिकता आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, और इसके साथ साथ उनकी जानकारियाँ स्वयं भ्रामक होती हैं। कई बार नेहरू के नाम पर मोतीलाल नेहरू का नाम ले लिया जाता है, जो कि गलत है, उसको भी हम समझेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर किस तरीके की पृष्ठभूमि बनती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसा परिणाम हमें देखने को मिलता है। तो इन सभी बातों को हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर सब कुछ समझ में आएगा। और इसके साथ साथ आपको यह वीडियो बहुत ही अलग और बहुत ही सटीक स्वयं ही प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी बातें तथ्यपरक हैं। और दूसरा निवेदन आपसे ये है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी के चरित्र पर कोई टिप्पणी करना, अथवा किसी सूबे अथवा किसी धर्म, किसी समुदाय, जैसे सिख समुदाय की बात यहाँ पर ज्यादातर होगी, और सूबा का मतलब राज्य, आप पंजाब राज्य देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसके खिलाफ या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी करना नहीं है। जो घटनाएं हुई थी मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करूंगा, और वे तथ्यपरक होंगी, सटीक होंगी। ऐसा नहीं कि मैं उसमें अपनी बातें शामिल करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, आपको बहुत ही अलग बातें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर चर्चा के मुख्य आधार में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1920 से लेकर 1992 तक की पूरी घटनाओं को समझेंगे। एक वर्ष उससे जुड़ी जितनी भी घटनाएं होंगी उन सबको बहुत ही विस्तार में बताने की कोशिश करूंगा, कि इसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो ना देखना पड़े। इतनी बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, उन सभी बातों का आप स्वयं परीक्षण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे जो हमारा मेन कार्यक्रम है वो घटनाक्रम से है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि मैं एक सन को लूंगा और उससे जुड़े जितनी भी घटनाएं होंगी उन सबको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हम आनंदपुर साहिब रेजुलेशन के बारे में जानेंगे, और फिर खालिस्तान की बात कहाँ से आती है इस बात को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरल सिंह भिंडरावाले जो हैं इनके बारे में जानेंगे, और ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों स्टार्ट किया जाता है इसको भी हम समझेंगे। तो पूरी बातें हम यहाँ पर बहुत ही सटीक और प्रामाणिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, पृष्ठभूमि के तौर पर सबसे पहले हम दो बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो कहानी है वो कहाँ से जुड़ी है, वो अमृतसर से जुड़ी है और गोल्डन टेम्पल से जुड़ी है। तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि सिटी ऑफ अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी, जो कि सिखों के 4th नंबर गुरु थे और ये 5th नंबर गुरु थे। अब यहाँ पर सिटी ऑफ अमृतसर, इसकी स्थापना गुरु रामदास ने की थी, और जो गोल्डन टेम्पल है हरमिंदर साहिब जिसे कहा जाता है, वो किसने बनवाया था दोस्तों? उसकी स्थापना अर्जुन देव ने की थी। अर्जुन देव जो थे इनको जहांगीर ने मरवा दिया था, ये भी एक फैक्ट है, आप इसे जाने रखें। अब यहाँ पर सबसे पहले जो घटनाक्रम शुरू होता है वो शुरू होता है 1920 से। तो यहाँ पर कौन है? अकाली दल है, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पर हम एक संक्षिप्त चर्चा के तौर पर, पृष्ठभूमि के तौर पर इन बातों को समझ चुके हैं। क्या बातें हैं कि सबसे पहले दो बातें हमने देखा, एक सिटी ऑफ अमृतसर और गोल्डन टेम्पल, इनके विषय में हमने जानकारी एकत्र की। और इसके बाद 1920 जो हमारे लिए पहला सन है, पहली घटनाक्रम एक तरीके से वो कहाँ से जुड़ी है, वो है अकाली दल से, जिसे शिरोमणि अकाली दल SAD साइड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक का पूरा मामला हमने समझ लिया। अब यहाँ से घटनाक्रम शुरू होता है, और यहीं पर बहुत से लोग अजीब टाइप की जानकारी आपको देते हैं। तो जैसे सबसे पहले बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर 1929 दौर होता है लाहौर अधिवेशन का, और यहाँ पर कौन अध्यक्षता करता है? तो दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्षता की जो बात है, यहाँ पर लिखा जाता है नेहरू, जबकि ये दो नेहरू थे। अब भाई पिता और पुत्र की बात है, तो पिता मोतीलाल नेहरू और पुत्र थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक,
जवाहरलाल नेहरू ही यहाँ की अध्यक्षता करते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की बात कर देते हैं, जो कि गलत है। जैसे कि अगर मैं इसे फिर से स्पष्ट करने की कोशिश करूं तो जो दो व्यक्ति थे, सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दो ऐसे लोग थे जो पूर्ण स्वराज की मांग करते थे, जबकि गांधी जी और जो अन्य नेता थे वे क्या करते थे, वे डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। फिलहाल और बातें मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, लेकिन ये दो बातें आपको बता देना चाहता हूँ और वो मैंने आपको बता दी जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पर पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। अब यहाँ पर जो पूर्ण स्वराज की बात की जाती है तो इसे 3 ग्रुप थे। पहला मुस्लिम लीग, जिसकी अगुवाई कौन कर रहे थे, जिन्ना जी, और दलित समूह अंबेडकर जी कर रहे थे, और शिरोमणि अकाली दल, जिसकी अगुवाई या अध्यक्षता इसके मुख्य नेता ऐसा भी कह सकते हैं मास्टर तारा सिंह थे। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे, ये 3 समूह ऐसे थे जो कि पूर्ण स्वराज से नाखुश थे या फिर इसे अस्वीकार कर रहे थे। ये मामला हमने देख लिया। तो जो पहली गलतियां यहाँ पर मास्टर करते हैं वो मैंने यही बताई कि जो यहाँ पर नाम वाला बात है, जैसे कौन इसकी अध्यक्षता किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, न कि मोतीलाल नेहरू ने किया था। अपने बहुत बड़े यूट्यूबर्स के भी वीडियो देखे होंगे तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, जो कि गलत जानकारी है या फिर हो सकता है कि उनसे मिस हो गई हो। ठीक है, मतलब मैं कोई ऐसा टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, हो जाता है सबसे। तो ये बात हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम क्या बात समझते हैं, खालिस्तान आंदोलन की बात समझते हैं। तो यहाँ पर एक पुस्तिका है खालिस्तान पुस्तिका नामक, वहां पर खालिस्तान का जिक्र किया गया है। ये बात विकिपीडिया में लिखी गई है, आप इसे खुद पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ बातें मैंने विकिपीडिया से ली है, जैसे जनरल सिंह भिंडरावाले ही हैं तो उनके बारे में भी बातें मैंने विकिपीडिया से ली है। आप उसे तो मतलब अगर आप चेक करना चाहें तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया कि सभी बातें तथ्यपरक हैं, सटीक हैं। यहाँ पर मैं अपने कोई विचार शामिल करने की कोशिश नहीं करूंगा, मेरा उद्देश्य आपको सटीक जानकारी देना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीर सिंह भट्टी। तो यहाँ पर क्या है 1940। तो यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम लीग जो होती है वो लाहौर अधिवेशन पास करती है और क्या कहती है, पाकिस्तान की मांग करती है, अपने लिए एक नए देश या अलग देश की मांग करती है। तो ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो वीर सिंह भट्टी हैं ये यहीं पर क्या करते हैं, ये सिखों के लिए एक अलग देश की बात करते हैं। तो यहाँ से पहली कड़ी शुरू होती है। तो हमने देख लिया कि कहाँ से कहानियां शुरू होती हैं और उनके बीच क्या क्या इंटर लिंक है, तो इस बात को भी हम समझ रहे हैं। अब इसके बाद जो बताया जा रहा है दोस्तों कि खालिस्तान आंदोलन यह एक सिख राजनीतिक विचारधारा है, जिसका जो उद्देश्य बताया जा रहा है वह श्वेत सिख मातृभूमि से लिया जाता है। इसका उद्देश्य एक सिख जो उनकी मातृभूमि है उनका एक श्वेत मातृभूमि हो। ये उद्देश्य कहाँ से है, ये जुड़ा है राजनीतिक विचारधारा से और ये जुड़ा है कहाँ से, खालिस्तान आंदोलन से। अब इसके बाद यहाँ पर पहले में मैंने बता दिया कि इसका जिक्र सबसे पहले खालिस्तान नामक पुस्तिका में किया जाता है और ये बात कहाँ से मैंने ली है, विकिपीडिया से ली है, आप इसे देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है, सेकंड टर्निंग पॉइंट है, वो है आनंदपुर साहिब संकल्प, जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ का है, ये 1973 का है। और यहाँ पर बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले अगर हम संक्षिप्त में ही समझने की कोशिश करें, इसका मुख्य उद्देश्य था कि पंजाब को अधिक से अधिक अधिकार दिया जाए, तो पंजाब को ज़्यादा अधिकार दिया जाए और यहाँ पर केंद्र का हस्तक्षेप कम हो। इनको ऐसा लगता था कि दिल्ली मतलब केंद्र से है, आप इसे आम आदमी पार्टी के लिए ना समझें, ठीक है। और यहाँ पर ये लोग सोचते थे कि दिल्ली हमारे मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, ज़्यादा दखल देती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक शब्द आपने बार बार सुना होगा कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। फिलहाल वहाँ पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा है और बहुत लंबी चर्चा है, बहुत सी चीज़ों को हमें समझना है, बारीकी के साथ समझना है। तो यहाँ पर बताया गया कि केंद्र को विदेशी मामलों, रक्षा, मुद्रा और संचार को छोड़ करके बाकी जो मामले हैं वो किसको सौंपना चाहिए, पंजाब को सौंपना चाहिए। और इन मामलों को छोड़ करके
और मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये पूरा मामला हो गया। और इसके साथ साथ जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, यहाँ पर चंडीगढ़ को पंजाब को सौंप दिया जाए, ऐसी भी बातें कही गई। हरियाणा का कुछ क्षेत्र पंजाब को दे दिया जाए। और इसके साथ साथ सिखों की रक्षा की बात की गई और आर्मी में सिखों की भर्ती और ज़्यादा की जाए, जो कोटा है उसे हटाया जाए, ऐसी बातें यहाँ पर की जाती हैं। और इसके साथ साथ राज्य को अधिक अधिकार दिया जाए और पंजाब का विकास किया जाए, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा विकास हुआ नहीं था। और इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया कि जो यहाँ के लोग हैं, ऑल इंडिया गुरुद्वारा की स्थापना की जाए, जो गुरुद्वारे हैं उनकी रक्षा की जाए, ऐसी बहुत सी बातें कहाँ पर की गई, आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन में की गई। अब यहाँ पर हम एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि 1900 ये मांग जो थी आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की, ये उस समय उठी थी, लेकिन उसके बाद उतना ज़्यादा जिक्र इसका नहीं आया। अर्थात एक तरीके से कह सकते हैं यह बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो पाई थी। लेकिन ये हाईलाइट कब होती है? ये दौर होता है 1922 का, जब अकाली दल और भिंडरावाले इसे काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, इसे फिर से सुर्खियों में लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, इसे इंदिरा गांधी जी ने खारिज कर दिया था, नहीं माना था, स्वीकार नहीं किया था। अब यहाँ पर दो और प्रमुख घटनाएं हैं जो हमें जानने की जरूरत है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आप बोर हो रहे हों तो मैं फिर से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सभी बातों को हमें समझना है। 2 मिनट में, 5 मिनट में हिस्ट्री के वीडियो नहीं खत्म होते। पूरी बातों को समझने के लिए हमें समय देना पड़ता है। और ये इसीलिए मैं कभी भी बकवास वाली बातें नहीं करता, क्योंकि मैं समय की कीमत समझता हूँ और जो बातें हैं वही आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। राम कहानियाँ बताने का कोई वजूद नहीं होता। ठीक, हंसी मजाक अपनी जगह है और स्टडी अपनी जगह है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं 1971 का दौर। तो यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की बात है। यहाँ पर पाकिस्तान से जो वेस्ट का एरिया है वो खत्म हो जाता है। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर भी हम 2-3 बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखें, एक टॉपिक बता रहा हूँ, उसमें पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को समझ पाएं। एक सन पकड़ रहा हूँ, उसमें पार्ट डिवाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप घटनाक्रम को समझ पाएं। तो आशा करता हूँ ये टेक्निक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। और यहाँ पर देखें, 2 बातें फिर से शामिल होती हैं, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये डिवाइड वाली बात थी। तो यहाँ पर जो वेस्ट पाकिस्तान है, वहाँ से किसका निर्माण होता है? बांग्लादेश का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक व्यक्ति हैं साहबेग सिंह, जिन्होंने मुक्त वाहिनी को ट्रेन किया था और इनका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार से भी जुड़ा है, जनरल सिंह भिंडरावाले से भी जुड़ा है। इनको आप यहाँ समझ लीजिए। ये काफ़ी पॉपुलर व्यक्ति थे, बहुत आर्मी के हेड, मतलब बहुत मुख्य व्यक्ति कहे जा सकते हैं, जिन्होंने मुक्त वाहिनी जो सेना तैयार की गई थी उसको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेन किया था, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, इनके लिए काफ़ी प्रैक्टिसें करवाई थी। तो ये काफ़ी प्रख्यात व्यक्ति हैं, काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं, जो कि जनरल सिंह भिंडरावाले से जुड़ते हैं। क्यों जुड़ते हैं, इस बात को जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब डिवाइड हो जाता है तो जुल्फी अली कार भुट्टो प्रेसिडेंट बनते हैं। कहाँ के? POK मतलब पाकिस्तान के। ये बात कौन कहता है? ये बात स्वयं नोटिस किया है एक कनाडा बेस्ड पत्रकार हैं तारक फतेह। उन्होंने इस बात को स्वयं, इस बात की पुष्टि की है, इस तरीके से मैं कह सकता हूं। तो इन्होंने क्या किया था कि ये जो जुल्फी अली कार भुट्टो हैं, ये क्या करते हैं कि एक तरीके से शपथ लेते हैं कि वे भारत से एक हिस्सा जरूर काटेंगे, क्योंकि भारत का यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहता है। कहाँ? बांग्लादेश को बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भारत ने अपना कूटनीतिक तरीके से योगदान दिया था। ये बात हम कभी और समझ लेंगे। तो ये पूरा मामला हमने समझ लिया। अब आगे बात समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर दौर शुरू होता है दोस्तों आपातकाल का। तो आपातकाल 1975 से 1977 का दौर था। और यहाँ पर अकाली दल जो थी, इसको कम्पीट करने के लिए इसके विरुद्ध में किस व्यक्ति का सहारा कौन लेता है, इस बात को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को छोटा करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अकाली दल पहले बताया राजनीतिक पार्टी, और यहाँ पर अब राजनीतिक पार्टी वर्सेस कांग्रेस, इस बात को हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अकाली दल धीरे धीरे इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रही थी। और वहाँ पर कहाँ पर? पंजाब में इसकी पावर बढ़ रही थी, लोकप्रियता बढ़ रही थी। तो इसके कारण किसको चिंता हो रही थी? कांग्रेस को चिंता हो रही थी। तो कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, यहाँ पर गौर कीजिएगा नहीं तो आप गलत समझ जाएं, ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस के प्रति कुछ गलत बोलने जा रहा हूं। तो कांग्रेस ने किससे जो है मुकाबला करने के लिए, अकाली दल से मुकाबला करने के लिए इस व्यक्ति का सहारा लेते हैं, वो जनरल सिंह भिंडरावाला का सहारा लेते हैं। और कौन व्यक्ति यहाँ पर सलाह देता है? ज्ञानी जैन सिंह
ये सलाह देते हैं संजय गांधी को। और जो ये जनरल सिंह हैं इनके बारे में भी बहुत सी बातें हम अभी समझने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जनरल सिंह भिंडरावाले कांग्रेस की तरफ से इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं और यहाँ पर कौन पार्टी कांग्रेस फिर से पावर में आ जाती है। पूरी घटनाक्रम को वन बाई वन समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। पहले शुरू से हम बात को समझ लेते हैं। तो जनरल सिंह भिंडरावाले कौन है? ये जो है दमदमी टकसाल से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्था है, धार्मिक व्यक्ति हैं। इनके लिए संत शब्द भी यूज किया जाता है, इस बात को आप समझ लें। और इसके साथ साथ इनके जैसे विकिपीडिया के ही लाइन में बोल के आपको समझा रहा हूँ, नहीं तो आप गलत समझें, क्योंकि ये काफी विवादित मुद्दे हैं और यहाँ पर हमें सब कुछ सटीकता और प्रामाणिकता के साथ इसके साथ साथ बताने वाले व्यक्ति को स्वयं उदासीन होकर बताना भी काफी ज्यादा प्रेशर की बात होती है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है। तो यहाँ पर विकिपीडिया में ही ये लाइन लिखी गई है कि इनका जो चरित्र है ये काफी भारतीय इतिहास में विवादित है। जो अकाल तख्त है वह इन्हें शहीद कहता है। भारतीय जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था वहां पर क्या कहा गया कि जो आतंकवादी है जनरल सिंह भिंडरावाला उसे मार गिराया गया। और यहाँ जो 3 बातें हैं और तीसरी लाइन ये स्वयं वहां लिखी गई लाइन है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और जो तीसरी लाइन है वो क्या कही जा रही है दोस्तों? वो कही जा रही है किससे कि जो वहां के लोग हैं, वहां के लोग, ग्रामीण लोग, वो इसे एक प्रमुख नेता के तौर पर, एक काफी प्रख्यात नेता के तौर पर भी देखते हैं। तो तीनों बातें हमने समझ ली, आतंकवादी की भी बात समझ ली, शहीद की भी बात समझ ली, एक नेता के तौर पर भी बात समझ ली। और इसके साथ साथ ये धार्मिक व्यक्ति थे, तो इनको किसके साथ जोड़ा गया? संत के साथ जोड़ा गया। तो पूरा मामला हमने समझ लिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति थे करतार सिंह, और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ दमदमी टकसाल के हेड बनते हैं जनरल सिंह भिंडरावाले। तो ये बात हमने समझ लिया। और जो इनके चरित्र की बात थी वो बात मैंने समझ ली। और जैसे यहाँ पर एक बात और है कि जो इनके साथ जुड़ी है कि जनरल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान, तो ये जो बात है, तो जैसे बीबीसी का इंटरव्यू हुआ था वहां पर भी इन्होंने कहा, जैसे इनकी ये लाइन विकिपीडिया में ही लिखी गई है कि मैं खालिस्तान का समर्थक भी नहीं हूँ और विरोधी भी नहीं हूँ। तो ये काफी विवादित लाइन है और ये बातें हमें समझने की जरूरत है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी ओपन तौर पर खालिस्तान की बात नहीं की थी। और यहाँ पर अकाली दल जो है उसने भी अलग राज्य की मतलब अलग होकर कोई बात नहीं की थी। उसने क्या किया था कि पंजाब को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिया जाए, ये बात कही थी। तो अकाली दल जो है वो कभी ऐसी बात नहीं किया है, ये बात भी हमें समझने की जरूरत है। कई बार हम गलत जानकारी होती है तो हम गलत धारणाएं बना लेते हैं, तो इसीलिए मैं सभी बातों को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात है, जैसे किसी पार्टी का कोई नेता कुछ बात कह दे तो अलग बात हो जाती है, लेकिन पार्टी जो है वो ऑफिशियल ऐसा नहीं कही है। तो पूरी बातें हमने समझ ली। तो दोनों बातें हमने समझी, अकाली दल और इसके साथ साथ जनरल सिंह भिंडरावाले और इनके चरित्र की जो टिप्पणियां और खालिस्तान की जो बातें वो मैंने बता दी। तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। और आगे बताया जा रहा है दोस्तों, जो यहाँ पर बात है, तो ज्ञानी जैल सिंह जो थे इन्होंने संजय गांधी से किसकी मुलाकात करवाई? जनरल सिंह भिंडरावाले की बात इनसे करवाई, मतलब अपना राजनीतिक लाभ के लिए बातें यहाँ पर शुरू की गई थी। ऐसा संजय गांधी और कांग्रेस को भी नहीं पता था कि ये व्यक्ति आगे चल के हमारे लिए ही काफी ज्यादा संकट उत्पन्न करने वाले हैं। तो ये पूरी बातें हमने समझ ली। तो ज्ञानी जैल सिंह किससे मिलवाते हैं? संजय गांधी से। किसको मिलवाते हैं? जनरल सिंह भिंडरावाले को। और जनरल सिंह भिंडरावाले इनका प्रचार प्रसार भी करते हैं। और इसके बाद यहाँ पर अकाली दल हारती है और कांग्रेस पावर में आती है। तो ये पूरी क्या है घटनाक्रम हमने समझ लिया। अब यहाँ पर 2 बातें और हमें समझनी है। एक निरंकारी सिख हैं, जो निरंकारी सिंह है उनका क्या कहता है कि वे जो जीवित गुरु हैं उन्हें में भी विश्वास रखते हैं, जीवित गुरुओं में विश्वास रखते हैं। जबकि जो सबसे लास्ट गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने कहा मेरे बाद अब कोई गुरु नहीं होगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब है यह अनंत काल के लिए ही गुरु बना रहेगा। तो जो निरंकारी सिख हैं इनके विरोधी कौन थे? जनरल सिंह भिंडरावाले। तो यहाँ पर कई बार इनके बीच झड़प भी होती है और यहीं से इनकी पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता और हाईलाइट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैसाखी के दिन भी काफी खूनी झड़प होती है। इन सभी बातों को हम उतना ज्यादा जानने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और बहुत जो काम की हैं उनके बारे में ही चर्चा की जा रही है। तो दोस्तों आगे जो बताया जा रहा है, तो पूरा मामला मैंने बता दिया। जनरल सिंह भिंडरावाले पर रुककर जितनी भी बातें थी उनको समझाने की पूरी कोशिश की और किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और जनरल सिंह भिंडरावाले के बीच संपर्क होता है, संबंध होता है और किस तरीके से काम आगे बढ़ता है, इन बातों को हमने समझ लिया। आगे बताया जा रहा है दोस्तों 1980 का दौर आता है और यहाँ पर 2 बातें हमारे समक्ष प्रस्तुत होती हैं। सबसे पहले जो केंद्र में जनता पार्टी है वह
हार जाती है, उसकी पार्टी खत्म हो जाती है, इंड हो जाती है। और यहाँ पर पंजाब में भी कांग्रेस पावर में आती है और सीएम कौन बनते हैं? सीएम बनते हैं दरबारा सिंह, जो कि जनरल सिंह से इनकी थोड़ा सा बैठती कम थी। तो यहाँ पर ये थोड़ा विरोधी टाइप के थे इनके जर्नैल सिंह के, तो सीएम बन जाते हैं दरबारा सिंह। और यहाँ पर एक घटना और घटित होती है कि जो बाबा गुरचरण सिंह होते हैं, निरंकारी संत होते हैं, इनकी हत्या हो जाती है और इन पर आरोप, इनकी हत्या का आरोप जर्नैल सिंह पर आता है, इनके समर्थकों पर आता है। तो 1980 मैंने पकड़ा, 2 घटनाएं घटित हुई, दोनों घटनाओं को मैंने बता दिया, केंद्र की बात, राज्य की बात, और यहाँ पर राज्य में जो घटना घटित हुई उसको भी समझा दिया। अब आगे अगर हम अगली जो कड़ी है वो कहाँ से शुरू होती है? वो शुरू होती है 1981 से। 1980 की बात मैंने समझाई, 1981 पर अब आ गए हम। अब यहाँ पर भाषा के आधार पर जनगणना होती है। तो यहाँ पर 2 बातें थी, जो पंजाब है वहाँ पर कुछ लोग हिंदी भाषी हैं और कुछ जो पंजाबी बोलने वाले हैं। तो यहाँ पर जनगणना होनी थी। तो यहाँ पर बात क्या कही गई कि जो भिंडरा वाले थे उनका कहना था कि आप सभी अपनी जो भाषा है उसे पंजाबी ही बताएं। लेकिन एक व्यक्ति हैं पंजाब केसरी के अखबार के संपादक, जिनका नाम था लाला जगत नारायण, उन्होंने हिंदुओं से हिंदी भाषा, मतलब मेरी जो भाषा है, हिंदुओं से ये अपील की कि वे हिंदी को ही बताएं। जब जनगणना वाले आए तो उनसे अपनी जो ऑफिशियल भाषा है वो हिंदी बताएं, जिसके कारण क्या होता है कि इनकी हत्या कर दी जाती है, इनको गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पर जब गोली मार दी जाती है तो इनको आरोप किस पर लगता है? जनरल सिंह भिंडरावाले जी पर। अब यहाँ पर 2 मामला फिर से घटित होता है कि पहले तो इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन काफी ज्यादा दबाव होता है, काफी ज्यादा दबाव के परिणाम स्वरूप इनको अरेस्ट किया जाता है, जिसके कारण वहां पर काफी ज्यादा शांति फैल जाती है, काफी हिंसा होने लगती है, दंगे होने लगते हैं और शांति स्थापित करने के लिए इनको छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर इनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा फिर से बढ़ने स्टार्ट हो जाती है। कि मतलब सरकार तक इनके पीछे कुछ मतलब उतना क्या कहा जाता है कि यहाँ पर बातें यही कही गई कि कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए इनको छोड़ दिया गया। अब यहाँ तक पूरा मामला हमने समझ लिया। अब 1982 का दौर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर धर्म युद्ध मोर्चा शुरू होता है। जो अकाली दल है उसने क्या की थी? पंजाबियत की बात को आगे बढ़ाया था, पंजाब को अधिकार दिलाने की बात आगे बढ़ाई थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो ये है जर्नैल सिंह भिंडरावाले, ये इनसे काफी ज्यादा आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनके मुख्य थे संत हरिचरण सिंह गोंडवाल, ये क्या करते हैं? भिंडरावाले से मिल जाते हैं और ये दोनों लोग मिलकर धर्म युद्ध मोर्चा की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर जो क्या होता है कि आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन की मांग फिर से उठाई जाती है और पुलिस की यहाँ पर दमनात्मक कार्रवाई होती है। और नवंबर 1982 का जो दौर है, यहाँ पर भारत में एशियन गेम होने थे और यहाँ पर जो लोग हरियाणा से दिल्ली में इंटर कर रहे थे उनकी चेकिंग की जानी थी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने, जो ये प्रदर्शनकारी थे, इनका कहना था कि हम दिल्ली में भी प्रदर्शन करेंगे और यहाँ पर अगर ऐसा प्रदर्शन होता तब भारत के लिए काफी ज्यादा यह शर्मनाक होने वाला था। तो अप्रैल जो यहाँ पर ये बातें होने लगी। अब यहाँ पर कुछ जो सिख थे, जो मतलब बड़े पावर वाले थे, कोई मतलब मेजर है तो कर्नल है, उनकी भी चेकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे देश में ही हमारे साथ गलत व्यवहार होने लगा है। अब यहाँ पर अप्रैल 1983 की बात है। यहाँ पर क्या होता है कि जो डीआईजी एएस अटवाल होते हैं, इनको ये धर्म युद्ध जो मोर्चा था इसमें कार्रवाई किए थे, इनको गोल्डन टेम्पल की सीढ़ियों पे ही गोली मार दी जाती है। और खौफ इतना ज्यादा रहता है कि जो पुलिस है इनकी लाश को, शव को उठाने तक नहीं जाती। तो ये काफी पॉपुलर मामला था, ये भी मैंने आपको समझा दिया। 1983 में एक बस होती है, यहाँ पर 6 हिंदुओं को बाहर निकालकर गोली मार दी जाती है, जिसके उपरांत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक बात और हम समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से घटनाएं थोड़ी सी हिंसक होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि 15 दिसंबर 1983 को अकाल तख्त में जो है कि काफ़ी ज़्यादा हथियार एकत्र किया जाने लगा। यहाँ पर बताया जाता है कि अनाज की बोरियों के नाम पर काफ़ी ज़्यादा हथियार एकत्र किया जा रहा था। अब यहाँ पर जो अकाल तख्त है उसके विषय में 2 बात हम समझने की कोशिश करते हैं। ये धार्मिक और राजनीतिक दोनों मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर जैसे धार्मिक क्या है, यह गुरु का स्थान है जहाँ पर न्याय दिया जाता था, आदेश दिया जाता था। और इसके साथ साथ जो राजनीतिक महत्व है वो यही है कि उस समय क्या था, सिखों और मुगल बादशाहों के बीच काफ़ी टकराव रहता था, मनमुटाव रहता था। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मुगल बादशाह के बैठने का स्थान है उसे 1 फुट ऊंचा बनाया गया था अकाल तख्त को, जहाँ पर बैठा जाता है, जहाँ पर गुरु बैठते हैं। यहाँ पर इनके कहने का उद्देश्य है गुरु भगवान जो होते हैं वे
किसी भी बादशाह से ऊपर होते हैं। तो ये पूरी मामला, ये पूरा घटनाक्रम हमने समझ लिया। अब यहाँ पर जो हम बात समझने वाले हैं, यहाँ पर दो बातें समझते हैं। अब हम यहाँ पर दो प्रमुख चरण में आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर इंदिरा गांधी एक तरफ शांति वार्ता की बात करती हैं, नरसिम्हा राव को भेजती हैं कहाँ पर, अकालियों के पास, और अकाली भिंडरावाले से बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बातचीत सफल नहीं हो पाती। अब यहाँ पर जो कार्रवाई वाली बात है दोस्तों, वो 1 जून 1984 से शुरू होती है और यहाँ पर 144 लगा दी जाती है, कर्फ्यू लगा दिया जाता है, सारे कम्युनिकेशन खत्म कर दिए जाते हैं और जो चरमपंथी और नरमपंथी आपस में बात न कर सकें, इसके साथ साथ मीडिया को बाहर कर दिया जाता है, न्यूज रिपोर्टर अखबारों को भी हटा दिया जाता है। तो ये पूरा घटनाक्रम था, ये पूरी पृष्ठभूमि थी और यहाँ से ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत होती है। अब आगे अगर हम बात को समझें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार बताया जा रहा है, तो यहाँ पर जो बताया जाता है कि 1 से 8 जून तक, लेकिन जो मेन डेट है वो 3 से 6 है। 3 से 6 जून में मेन कार्रवाई हुई थी और 1 से 8 इसको माना जाता है। तो मुख्य हमला जो किया गया था वो 5 जून को था। यहाँ पर भी मैंने सब बातों को समझा दिया। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वो कहा जाता है कि इसका दिन गलत था, क्योंकि यहाँ आम नागरिक भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आए हुए थे। जैसे कि 3 जून गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस था, मैंने पहले बताया, टाइगर ने उनको मार दिया था। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है और यहाँ पर दोस्तों जब भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा होती है तो यहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी लोग आए हुए रहते हैं दर्शन करने के लिए, अपना माथा टेकने के लिए। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहती है और जो लोग अंदर चले जाते हैं तो सेना उनसे कहती है कि बाहर निकल आओ, लेकिन उनका कहना था, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग बाहर आए थे, 129 की संख्या बताई जाती है। फिलहाल ये कन्फर्म नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे गलत जानकारी दे रहा है। तो यहाँ पर जो लोग अंदर चले जाते हैं उनको भिंडरावाले के जो लोग रहते हैं वो उनको रोक के रखते हैं, ऐसा बाहर निकलने वाले लोगों ने बताया। अब यहाँ पर जैसे कि कार्रवाई की जाती है तो ये निर्दोष लोग, ये जो यहाँ पर श्रद्धालु गए थे, इनकी भी हत्याएं हो जाती हैं, इनको भी मतलब घायल होना पड़ता है, इनको जख्म होते हैं। तो इससे भी बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा, जो इनके सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, आपत्ति करते हैं, आरोप लगाते हैं। तो ये पूरी बातें हैं। अब यहाँ पर जो आर्मी के लोग थे, इनको लगा कि हम इनको आसानी से हरा ले जाएंगे, लेकिन इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा हथियार इकट्ठा हो गए थे, काफ़ी बाहरी सपोर्ट भी था। तो यहाँ पर एंटी टैंक गन भी थी, मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और भी बहुत से हथियार थे। और इसके साथ साथ इनको काफ़ी ज़्यादा ट्रेन किया था किसने, मेजर साबिक सिंह ने, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनके लिए ये क्या किए थे कि जैसे ज़मीन है, यहाँ पर बंदूक को गाड़ के रख दिया गया था और यहाँ से गोलीबारी की जा रही थी, जिससे सेना के पैर तक उखड़ जाने की संभावना आ गई थी। जिसके उपरांत यहाँ पर टैंक मंगाने पड़े थे और यहाँ पर कुछ इनका जो कहना था, इनका उद्देश्य था कि ये चाहते थे कि इसे रोक के रखा जाए ताकि कुछ बुरा ना हो सके, क्योंकि इसका नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था क्योंकि ये रात में ही किया जाने वाला था। यहाँ पर एक बात और है कि जो हेलीकॉप्टर से सेना देख रही थी तो उन्होंने देखा कि बाहर से बहुत से लोग यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं, तो इनको लगा कि इसे हमें जल्दी ही समाप्त करना होगा। यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर पहले बता दिया कि 6 जून को टैंक मंगाया जाता है और इससे ही अकाल तख्त पर अटैक किया जाता है कि जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर हमला कर दिया जाता है और वहाँ से जो पत्थर के टुकड़े हैं उनके गिरने से जर्नैल सिंह और उसके समर्थकों की हत्या हो जाती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, जो पुस्तकालय थे, जो धार्मिक पुस्तकें थी, गुरु ग्रंथ साहिब के जो पन्ने थे, उनकी भी बेअदबी हो जाती है, उनमें आग लग जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और इनसे सिख भावनाएं काफ़ी ज़्यादा आहत होती हैं। और इसकी तस्वीरें उस समय तो निकल के बाहर नहीं आई, लेकिन उसके बाद इसकी ओरिजिनल तस्वीरें, हरमंदिर साहिब की तस्वीरें और जो वो अकाल तख्त है उसकी तरफ तस्वीरें, उस मतलब वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, उसकी तस्वीरें जब आई तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ये पूरी बात हम समझ लिए। अब यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद का जो दृश्य होता है वो अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति का होता है वो नुकसान स्वयं इंदिरा गांधी जी अपने मतलब उनके प्राणों की आहुति ही कही जा सकती है, क्योंकि उनके सिख 2 बॉडीगार्ड थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी गोली मारकर, आप जान ही रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कुछ जो उनके सिक्योरिटी वाले थे उन लोगों ने कहा कि जो ये सिख गार्ड हैं इनको हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं ऐसा करूंगी तो इससे सिख समुदाय में गलत इन्फॉर्मेशन जाएगी और फिर इसके बाद यहाँ पर सिख विरोधी दंगे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, काफ़ी निर्दोष सिखों की संपत्ति लूट ली जाती है, उनके साथ काफ़ी अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनको काफ़ी मारा घोटा जाता है। और यहाँ पर इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि जो लोग इस दंगे में शामिल थे उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इसके साथ साथ पुलिस भी मौन रही। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है सरकार के खिलाफ। और यहाँ पर बताया जाता है एक घटनाक्रम और होती है दोस्तों, कनिष्क नाम की एक फ्लाइट होती है जो कि मॉन्ट्रियल से कहाँ आ रही थी वह दिल्ली, और यहाँ पर 329
हिंदू थे और इनको क्या करता है, बम से उड़ा दिया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि जो जनरल सिंह है इनका बदला लिया गया। और यहाँ पर इसके साथ साथ दोस्तों एक हरचरण सिंह थे, उनका वो क्या था कि 1985 में राजीव गांधी के साथ अपना समझौता कर लेते हैं, इसके उपरांत इनको भी मार दिया जाता है। अब यहाँ पर आगे अगर बात करें तो 1986 की बात है कि यहाँ पर जनरल एस बैद को भी मार दिया जाता है। और जो कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी अगुवाई कर रहे थे और जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे उनके साथ जो है सावेक सिंह जुड़े हुए थे। उन्होंने इनके जो लोग थे इनको काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दी थी, क्योंकि वो मुक्त वाहिनी को भी ट्रेन कर चुके थे, काफ़ी मतलब अनुभवी व्यक्ति थे, काफ़ी शानदार पर्सनालिटी थी, काफ़ी जानकार व्यक्ति थे, काफ़ी लंबे चौड़े व्यक्ति थे। और आगे अगर बात करें हम तो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन उडरोज। ये कहाँ से चलता है, ये 84 से 92 तक चलता है। यहाँ पर जो लोग बाहरी थे, गांव में छिपे लोग थे, उनको पुलिस पकड़ती है। ये पूरी कहानी हो गई, ये पूरा घटनाक्रम हो गया। अब आगे अगर बात करें तो ऑपरेशन ब्लैक थंडर यहाँ पर 2 चलता है, एक 86 में, एक 88 में। यहाँ पर इसकी अगुवाई एक IPS होते हैं, IPS KPS गिल, इनकी अगुवाई में कार्रवाई की जाती है। और यहाँ पर बहुत सावधानी बरती जाती है, किसी तरीके से नुकसान हो नहीं पाए। और इनको सबसे बड़ा डर जान रहे हैं किस बात का था, इनको सबसे बड़ा डर था कि जो लोग मंदिर के अंदर हैं, यहाँ पर भी कुछ चरमपंथी अंदर घुस जाते हैं। और इनको सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं पर यहाँ पर सबसे मेन बात जो है वो मीडिया अलाउ की गई थी कि ऐसा ना हो कि इसके लिए सरकार को जिम्मेदार माना जाए। क्योंकि इनको डर किस बात का था, इनको डर इस बात का था कि कहीं जो अंदर लोग हैं वे बम के साथ पूरे मंदिर को ही ना उड़ा ले, जिसके कारण यहाँ पर मीडिया अलाउ की गई थी कि पूरा देश इस बात को देखे कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा मामला था, ये पूरा घटनाक्रम था। तो आशा करता हूँ ये बात आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, पूरी जो वीडियो थी उसमें सभी बातों को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको काफ़ी जानकारी रोचक लगी है, सटीक लगी है, प्रामाणिक लगी है, सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।